जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसी दर्पण पे। देख रहे हैं जैसे दोस्तों ये यूनिक पब्लिकेशन का आप लोग को जैसे मैंने बताया था कि यूनिक पब्लिकेशन का जल्दी ही कराने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए ये यूनिक पब्लिकेशन का बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण ये सेट प्रैक्टिस है। तो आइए इस सेशन को हम लोग करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। यह जो है दोस्तों इसमें बता दें क्वेश्चन बैंक है 2010 से लेकर 2023 तक की अति महत्वपूर्ण है। इसमें टोटल आपको 30 सेट मिलने वाले हैं। कितने दोस्तों? 30 सेट मिलने वाले हैं। अब देखिए 1/10/2023 तक है। प्रथम एवं द्वितीय पाली का भी प्रश्न पत्र का इसमें हल किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें जो है दोस्तों पहले हम लोग करने वाले हल प्रश्न पत्र, सभी तो हल प्रश्न पत्र ही हैं। तो हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं कि 2023 वाली है ना, कौन बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा जो है 1/10/2023 में पूछी गई प्रथम पाली में, ये हम लोग सबसे पहले आज करने वाले हैं। इसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या स्कोर रहा आपका। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा 1/10/2023 प्रथम पाली हल प्रश्न पत्र स्मृति आधार पर यह तैयार किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, पहला बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप का जो है प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। किसका प्राचीन नाम है सैंडविच द्वीप, बताइएगा। तो आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर, राइट आंसर बी होगा। हवाई द्वीप का नाम है सैंडविच द्वीप। हवाई द्वीप का प्राचीन नाम क्या है? सैंडविच द्वीप है। और तुवालू जो है, यह तुवालू का प्राचीन नाम पता है क्या है? एलिस आइसलैंड है। क्या नाम है? एलिस आइसलैंड। और ग्रीनलैंड का क्या नाम है? तो ग्रीनलैंड का प्राचीन नाम है कलालित नून कलालित नुनांत। क्या नाम है? कलालित नुनांत नाम है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है क्या निम्नलिखित में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है, बताइएगा। भारत जो है किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, ना ही ग्रेनाइट का, ना खिलौने का, ना ही कपड़ा का। भारत जो है इन सभी में से किसी का भी बड़ा निर्यातक नहीं है। वर्तमान में बता दें भारत जो है पेट्रोलियम का सबसे बड़ा निर्यातक है। किसका है? पेट्रोलियम का। याद रखें किसका है? पेट्रोलियम का सबसे बड़ा निर्यातक है। वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पादन जो है लगभग 98%, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो लगभग 51% और सभी जो वस्त्रों पे है जो वह लगभग 45% का निर्यात करता है। भारत जो है विश्व के 190 देशों को लगभग 75,000 वस्तुएं निर्यात करता है और भारत विश्व के 140 देशों से लगभग 6,000 वस्तुएं आयात करता है। अगला प्रश्न है क्या कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को जो है विविधताओं का महाद्वीप कहा जाता है? किस महाद्वीप को कहते हैं विविधताओं का महाद्वीप? तो आंसर क्या बनेगा? एशिया महाद्वीप को। आंसर बनेगा ये एशिया महाद्वीप को बोलते हैं। इस महाद्वीप में सबसे अधिक भाषा कितना है पता है आपको? 1600 से भी अधिक बोली जाती है और यह अनेक संस्कृति को मानने वाली लोग निवास यहाँ पे करते हैं। अगला देखिए कह रहा है क्या कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न से भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? तो वह कौन है? कौन है भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है और भारत रत्न भी मिला है? आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा डॉक्टर CV रमन है। आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन सी है। इनको जो है 1930 में भौतिक शास्त्र के लिए 1930 में क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार। और 1954 में 1954 में इनको भारत रत्न दिया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है क्या एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, यह किस महादेश में स्थित है? एरिट्रिया किस महादेश में है बताइएगा। तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर बी, अफ्रीका महादेश में है। कहाँ पे? अफ्रीका महादेश में है। यह जो है पूर्वी उत्तरी अफ्रीका में लाल सागर के तट पर स्थित है। अफ्रीका जो है हॉर्न के
4 देश आते हैं, है ना। हार्न के कितने देश आते हैं? 4। कौन कौन है? एरिट्रिया है, जिबूती है, सोमालिया है, इथोपिया है। एरिट्रिया की राजधानी क्या है पता है? अस्मारा। अस्मारा जो है यह किसकी राजधानी है? एरिट्रिया की राजधानी है अस्मारा। एरिट्रिया की मुद्रा क्या है? तो इसका मुद्रा भी याद रखें, नकफा। क्या है? नकफा। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है क्या कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? बताइएगा इसकी आधिकारिक दूरी क्या है मैराथन दौड़ की? तो आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 26 मील 385 गज। 26 मील 385 गज होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा कि कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? कौन सा महाद्वीप है बताइएगा? तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए, अफ्रीका महाद्वीप है, जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा महाद्वीप है? तो वह अफ्रीका महाद्वीप है। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है इसमें क्या कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक स्थान पर क्या संख्या आएगी, ये आपको बताना है। 1080 के बाद 360, तो क्या आएगी संख्या जो फिर 60, 30, 10 फिर 5 हो जाएगी? तो देखें यहाँ पे क्या होगा, 2 से मल्टीपल करो तो 10, इसमें 3 से करो, फिर इसमें कितना से 3 से मल्टीपल कर दें तो भी हमारा 30 आएगा। तो ये तो पैटर्न फॉलो कर नहीं रहा है। तो देखिए दूसरा क्या उपाय है इसका? देखिए दूसरा उपाय है कि 1080 जो है इसे डिविजिबल हम कर देते हैं 3 से, तो 360। इसको 2 से डिविजिबल करते हैं तो 180 आ जाएगा। फिर इसे 3 से डिविजिबल करते हैं तो 180 से 60 आ जाएगा। फिर 2 से तो 30, फिर 3 से तो 10, फिर 2 से तो 5। बिल्कुल करेक्ट आंसर बन रहा है। यानी आंसर क्या बन जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर डी। क्यों 3 से डिविजिबल, फिर 2 से, 3 से 2 से, 3 से 2 से, यही डिविजिबल हो रहा है ना। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा। अगला है महेंद्रगिरी डैश की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह पूर्वी घाट की है। आंसर बनेगा डी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाटी पर्वत श्रृंखला के उल्लेखनीय पर्वत जो है देवमाली पर्वत, महेंद्रगिरी पर्वत, चंद्रगिरी और देवीगिरी और पचममलाई पर्वत आदि ये है। महेंद्रगिरी जो है भारत के उड़ीसा राज्य के गणपति जिले का जो है लगभग 1501 मीटर ऊंचे पर्वत है। यह उड़ीसा का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कब हुआ था बताइएगा? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। यह अनुच्छेद किसके तहत हुआ? तो अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय का गठन का वर्णन है। भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को होता है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो यह सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है। निम्नलिखित को हमें सुमेलित करना है, तो आइए हम लोग सुमेलित करते हैं। देखते उगते हुए सूर्य की भूमि, उसे क्या कहते हैं? उगते हुए सूर्य की भूमि को जापान कहते हैं ना। और मध्य रात्रि सूर्य की भूमि क्या कहते हैं? इसे नॉर्वे कहते हैं। हजारों झीलों की भूमि तो ये फिनलैंड कहते हैं। और वज्र की भूमि तो इसे भूटान कहते हैं। कोरिया यहाँ पे तो यूं ही रह गया। तो देखिए कोरिया यहाँ पे वाकई में यही भी है। लैंड ऑफ थंडर वर्ल्ड भी इन्हीं को कहते हैं। वज्र की भूमि को ही लैंड ऑफ थंडर वर्ल्ड भी बोला जाता है। तो देखिए कौन कौन सा हमारा करेक्ट आ रहा है। ए का 3 आना चाहिए, है ना। 1 का 3 और 2, उगते हुए सूर्य की भूमि 4। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सी मिल रही? राइट आंसर ऑप्शन डी मिल रहा है। अगला प्रश्न देखें, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है बताइएगा? तो आंसर क्या बनेगा आपका? करेक्ट आंसर राज्यों का संघ जैसे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत जो है राज्यों का क्या है? संघ है और यूनियन ऑफ स्टेट्स है। भारत की जो है संघीय ढांचे के अंतर्गत देश में 2 स्तरों पर सरकार कार्य करती है, केंद्र और राज्य स्तर पर।
अगला है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया, कब पारित किया गया था बताइएगा। तो आंसर बनेगा 15 जून 2005 को। आंसर बनेगा ये 15 जून 2005। राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है ना। यह अधिनियम जो है 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया। अगला है कि आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर जो है क्या होते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अभी वर्तमान में जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें कौन बने हैं, तो भर्तृहरि महाबा करके बने हैं। ठीक है, भर्तृहरि याद रखेंगे, वो बने हैं। तो आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। इसका जो मुख्य कार्य होता है नए सदस्य को शपथ दिलवाना होता है। किनका, प्रोटेम स्पीकर का होता है इनका मुख्य कार्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे कि भारत के संविधान का विचार किसने दिया था, संविधान का विचार कौन दिए थे। तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी, एम.एन. रॉय दिए थे, है ना। आंसर क्या बनेगा, एम.एन. रॉय। इन्होंने 1934 में, कब, 1934 में, 1934 में पहली बार संविधान सभा का गठन का विचार प्रस्तुत किया और 1935 जस्ट एक साल बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा का गठन की मांग किया। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को सन्निहित किया गया है। मूल कर्तव्य पहले लिया कहाँ से गया ये तो पहले जान लें, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। तो अधिकार पूछे राइट्स वाला तो वो कहाँ से लिया गया, यूएसए। और यदि कर्तव्य पूछे तो यूएसएसआर, रसिया से लिया गया है। ठीक है, और मूल अधिकार जो है वो अमेरिका से। तो देखिए हमारा जो मूल कर्तव्य का किस भाग में है ये आपको बताना है। तो मूल कर्तव्य किस भाग में आता है बताइए। तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी, भाग 4 के ए में आता है ना। ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा, भाग 4 के ए में जो आता है आपको बता दें मूल कर्तव्य है ना। और भाग 2 में होता है, भाग 2 में पता है क्या है, भाग 2 में नागरिकता है। और भाग 5 में क्या है, तो भाग 5 में संघ है। और भाग 6 में क्या है, तो राज्य है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भुगतान जो है संतुलन के लिए, निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है, कौन नहीं है बताइएगा। तो आंसर क्या बनेगा, पूंजी, प्राप्तियां और भुगतान। आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा यहाँ पे हमारा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे। तो उसे कहा जाता है मांग जन्य मुद्रास्फीति। आंसर बनेगा ये मांग जन्य मुद्रास्फीति बोला जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कह रहा स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है, स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है बताइएगा। तो स्थानीय सरकार के अवगुण जो है वो है, कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित नहीं किया। आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। 73वें संविधान संशोधन, जैसे बता दें आपको 73वां संविधान संशोधन कब होता है, यह 1992 में होता है। इसमें टोटल कितने विषय आते हैं, तो इसमें टोटल 29 विषय। ये किससे रिलेटेड है, 73वां संविधान संशोधन 1992, तो पंचायती राज से संबंधित है ना। इसमें 29 विषय को स्थानीय शासन के हस्तांतरित किया गया और ये सारे विषय स्थानीय विकास और कल्याण की जरूरतों से संबंधित है। लेकिन कई राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण शक्तियां जो है स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित नहीं किए। अगला देखिए, कह रहा है कि भारत में किसी भी मामले को कहीं भी हस्तांतरित करने का अधिकार किसे है, किसको है, तो यह है सर्वोच्च न्यायालय को है। आंसर बनेगा राइट आंसर ए, किसे है, सर्वोच्च न्यायालय को है। इसके बाद जो है उच्च न्यायालय को, तथा सबसे निचला जो है जिला और अधीनस्थ न्यायालय को है ना। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी उच्च न्यायालय में चल रहे मामले को दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरित कर सकता है या किसी न्यायालय का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। अनुच्छेद 139 के ए 139 के ए में जो है कुछ मामलों का हस्तांतरण का पौधा दिया गया है ना, किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा,
कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है बताइएगा। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा, आंसर ए बनेगा। बता दें आपको कि संविधान के अनुच्छेद 80 के 4 अनुच्छेद 80 के 4 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है, किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद है 227, आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बी, अनुच्छेद 227 है। देखिए 227 में क्या गया, उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति है। और 226 में क्या है, तो अनुच्छेद 226 में जो है रीट जो जारी किया जाता है, यह किसके द्वारा जारी किया जाएगा, उच्च न्यायालय के द्वारा। वही यदि आर्टिकल 32 रहता है तो यह भी रीट जारी किया जाता है, 5 गो रीट, लेकिन ये जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और यह 226 में उच्च न्यायालय जारी करेगा, ठीक है। और आर्टिकल 228, देखिए अनुच्छेद 228 जो है उच्च न्यायालय में कुछ मामलों का हस्तांतरण करना, और 229 में क्या कहा गया है कि उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय के बारे में है, ठीक है, अनुच्छेद 229। अगला है व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां डैश, जहां क्या है बताइएगा, जहां पर वस्तु का निर्यात उनके आयात से कम होता है। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी बनेगा। यहाँ पे जब कोई देश की जो निर्यातों की अपेक्षा वस्तु की अधिक आयात करता है तब उसे व्यापार घाटा कहा जाता है। कह रहा आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को भी उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंक के लिए यह उधार दर कौन निर्धारित करता है, कौन निर्धारित करता है बताइएगा। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई, आरबीआई जारी करता है। अगला क्वेश्चन देखें, आरबीआई की स्थापना कब होती है, 1935 में, राष्ट्रीयकरण 49 में। देखिए क्या बोल रहा है कि भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है, कौन सी संस्थाएं हैं, तो वो संस्था जो है इसका नाम है वाणिज्यिक बैंक, आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर सी, वाणिज्यिक बैंक है। भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, उनका क्या नाम था बताइएगा। तो इनका नाम था सुकुमार सेन, आंसर सी बनेगा सुकुमार सिंह। भारत के दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो इनका नाम था के सुंदरम, क्या नाम था, के सुंदरम। और तीसरे कौन थे, तो SP सेन वर्मा थे तीसरे, ठीक है। मई 2022 से मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है कौन है, राजीव कुमार है। अगला है जिस व्यय से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहते हैं बताइएगा, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आधार दर, क्या कहते हैं उसे, आधार दर कहते हैं। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी बनेगा। यहाँ पे बैंक दर वह दर है जिस पर जो है आरबीआई वाणिज्य बैंकों को क्या देती है, ऋण देती है। और जमा दर क्या है, तो देखिए जमा दर जो है बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की जो बचतों पर दिए जाने वाला ब्याज दर, वह क्या कहलाता है, जमा दर कहलाता है। और प्रमुख जो उधारी दर होता है PLR, वह ब्याज दर जिस पर बैंक जो है अपने विश्वसनीय ग्राहक को ऋण देते हैं। अगला प्रश्न है क्या कि भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वर्तित प्रदान नहीं करता है, किसको नहीं प्रदान करता है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, आंसर बनेगा निर्यात आयात बैंकों को, आंसर सी बनेगा। नाबार्ड जो है देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली जो है यह शीर्ष संस्था है। निर्यात आयात बैंकों की निर्यातों एवं आयातों को वित्तीय सहायता प्रदान
करता है? कौन? नाबार्ड करता है। अगला देखें, कह रहा है क्या प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? कब उत्पन्न होती है? तो आंसर क्या बनेगा इसका? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, जब आयात जो है निर्यात से अधिक होता है तब। राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखें, क्या बोल रहा है यहाँ पे, यदि ए का 80%, बी का 50% और बी जो है ए के बी इक्वल ए का x%, तो x का मान हमें बताना होगा कि क्या होगा। चलिए हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। कह रहा है का ए का 80%, ठीक है, तो ए का 80% ले लीजिए, बट्टे 100 होगा, इक्वल बी का 50%, बी का सीधे आधा कर दीजिए, या फिर लिखिए बी का 50%, और कह रहा है बी इक्वल ए का x%, ठीक है। तो वो हम लोग पहले आगे बनाएंगे, पहले यहाँ पे देखते हैं। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, यानी ए बाई बी, तो कितना आ जाएगा 5/8। ये आ जाएगा रेशियो हमारा किसका, ए और बी का रेशियो। अब दिया क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखेंगे आप, तो यहाँ पे दिया है कि बी जो है इक्वल किसके, ए का x% है ना, तो x/100 करेंगे हम लोग। अब देखिए, या तो यहाँ बी का वैल्यू रख सकते हैं या तो ए का वैल्यू, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों का वैल्यू रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक्स निकालना। बी का वैल्यू क्या है, 8 है, 8 इक्वल ये है 5 गुन्ने x/100, काटिए 5 से 20 टाइम में, और 8 दूना 16, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का जो है 60 डिग्री कोण में बनने वाले क्षेत्र, आपको सेक्टर का जो है क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना होगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यह जो है त्रिज्या जो दिया है, इस त्रिज्या वाले वृत्त का कोण दिया है, यानी हमें क्या निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, है ना। तो चलिए निकालते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखिए आपके पास त्रिज्या दिया है r, कितना है, 7 है, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, क्या होती है इसकी क्षेत्रफल, तो θ/360 और गुने πr², यही ना होती है। तो थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री बट्टे 360, गुन्ने पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना दिया है, 7, 7 गुन्ने 7 कर दो, एक 7 से एक 7 कैंसिल, ये काटो 6 टाइम में, काटो 3 और ये 11, कितना हो गया 77/3, 77/3। या तो इसे और भी डेसिमल में कर सकते हैं काट के, और नहीं काटना है तो देखते हैं क्या 77/3 ऑप्शन नंबर में है। तो हाँ बिल्कुल, आपका 77/3 ऑप्शन नंबर बी है। तो करेक्ट आंसर क्या बना हमारा, राइट आंसर बी बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या एक कार जो है क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 7 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है। तो इस दूरी के दौरान जो है उसकी औसत गति क्या होगी ये हमें बतानी है। तो चलिए औसत गति हम लोग बताते हैं कि क्या होगी। सभी को पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, कुल जो समय है हमारा, कुल जो समय है वो कितना होगा, 7/10, 7/20, 7/30 और 7/60, यही ना टोटल इसका टाइम है। तो यहाँ पे कॉमन क्या कर सकते हैं हम लोग, 7/10 कॉमन कर सकते हैं। तो बच क्या गया, यहाँ पे बच गया 1/2 प्लस, अच्छा 1/2 से पहले 1 भी बचेगा ना, क्योंकि यहाँ से 10 निकल गया, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम लेके बनाते हैं यहाँ पे 7/10, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 6 हो जाएगा। तो 6 + 3 + 2 + 1 ही ना होगी। तो जोड़िए कितना हो जाएगा, 5 1 6 6 12, तो कितनी हो जाएगी 7/10 मल्टीपल बाई 12/6, यही ना रहेगी। तो इसे काटिए 2 टाइम्स में, 2 से 5 यानी 7/5 आएगी। कितनी आ गई, 7/5 आवर आ गई आपकी आंसर, है ना। तो आइए 7/5 आवर है या फिर क्या है, तो हमें निकालनी है अभी औसत गति निकालनी है हमारे पास। तो टाइम निकल गया, अब दूरी, दूरी कितनी हो जाएगी,
तो 7 मल्टीपल बाई 4 यानी कितनी आ जाएगी 28 किलोमीटर। ठीक है, अब जो है औसत चाल, हमारा स्पीड जो होगी औसत चाल इक्वल क्या हो जाएगी कुल दूरी बटे कुल समय। कितनी है दूरी 28, समय कितने हैं 7 और बट्टे 5 ऊपर चल जाएंगे, 7 चौका 28, 4 पच्चे 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर बी बन जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक तैराक जो है शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। जब नदी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है तो उसे एक निश्चित बिंदु तक जाने में एवं लौटकर शुरू बिंदु तक आने में 75 मिनट का समय लगता है। यह जगह जो है कितनी दूरी है, यह जगह कितनी दूर है। तो चलिए यह जगह देख लेते हैं कि कितनी दूर है। आइए बना के देखते हैं हम लोग। पहले हम क्या करेंगे कि धारा के साथ जो है तैराक का चाल ले लेंगे। तो 5 से जा रहा था 5 किलोमीटर प्रति घंटा से एक और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब धारा के विपरीत तैराक की चाल कितनी होगी, तो 5 में से 1 घटा दो तो कितनी हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, अब आने जाने में औसत चाल कितनी होगी, तो देखिए ये होता है आपका 2 गुने जितनी भी इसकी दोनों स्पीड है वो मल्टीपल होगा, 6 गुने 4 और बट्टे दोनों को ऐड कर देंगे, 6 4 10 हो जाएगा। इसका निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 24 और 2 48 यानी 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा आने जाने में तय की गई दूरी। दूरी जो होती है क्या, चाल गुने समय होता है, तो कितना चाल है 4.8 है, 4.8 और टाइम कितना लिया गया है तो 75 मिनट है। 75 मिनट को घंटा में चेंज कर लीजिए, 75 बट्टे 60 कर लेते हैं। इसको डेसिमल हटाइए 0 आ जाएगा, इसे काटिए कटेगा तो किससे काटे 5 से काटिए, 5 दूना 5 से काटिए 15, 15 चौका 60, 4 से काटो आप 1 और 2 12 टाइम में, ये 2 से काटो 6 यानी कितना डिस्टेंस आ गया 6 किलोमीटर आ गया। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 6 किलोमीटर आ गया। तो जगह की जो है वास्तविक दूरी वो कितनी हो जाएगी, वह हो जाएगी 6 और बट्टे 2 होगी, 6/2 यानी 3 किलोमीटर हो जाएगी। तो आंसर हमारा कितना किलोमीटर आ गया 3 किलोमीटर आ गया। ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी बन गया 3 किलोमीटर। अगला प्रश्न बोल रहा है हमारा क्या कि 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल 0 द्विघात समीकरण का मूल बताना है आपको, क्या होगा। तो द्विघात समीकरण का मूल याद होगा तो आप बता दोगे क्या होगा। देखिए क्या होता है इसका मूल, तो आइए निकालते हैं हम लोग। 2 मूल होते हैं, एक माइनस बी बाई ए और बी बाई सी होता है ना। चलिए आइए पहले हम लोग बनाते हैं यहाँ पे इसका गुणनखंड, है ना। 6² माइनस एक्स माइनस 2 का, तो क्या हम इसे ऐसे नहीं बना सकते, 6 2 जा 12 है तो इसे हम लोग 4 3 जा 12 कर सकते हैं। ठीक है चलिए बनाते हैं हम लोग 6x² माइनस एक्स और माइनस 2 इक्वल 0। अब इसका देखिए कैसे फैक्टराइज निकालेंगे, 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल 0 होगी। 4 3 जा 12 और 4 में से 3 जाएगी तो 1 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ कॉमन करते हैं हम लोग इस दोनों में, 2x कॉमन तो बच कितना जाएगा इसमें 3x माइनस 2 और इसमें कॉमन करिए 1 तो बच जाएंगे आपके 3x माइनस 2 इक्वल 0। अब देखिए ये कॉमन और ये भी हो जाएगा तो 3x माइनस 2 बच कितना गया आप में तो 2x प्लस 1 इक्वल 0। अब देखिए 2 आपके पास आ गए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू निकाल सकते हैं आप, है ना। चलिए निकालते हैं, तो इसका वैल्यू आप निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, इसका एक ले लो, इसके इक्वल में 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके 2/3 आएगी और इसका निकालोगे x इक्वल तो कितना आ जाएगी -1/2। ये आ रही है हमारी x की वैल्यू प्रॉपर जो है। ठीक है, तो 2 मूल आए कौन कौन, एक -1/2 और एक प्लस में आया है 2/3। तो देखिए हमारा जो मूल है एक माइनस में आया है एक प्लस में आया है। तो आइए देखते हैं कौन सा है। आपका ऑप्शन नंबर देख रहे हैं ना, सी फुलफिल कर रहा है, 2/3 और माइनस में एक 1/2 आया है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यदि
अनुक्रम ए माइनस बी, ए माइनस 2b, ए माइनस 3b ऐसे ही का 10वां पद 20 है, तो 20वां पद 10 है, तो श्रृंखला का 100वां पद हमें बताना है कि क्या होगा। तो क्या होगा, चलिए बनाते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या आ रहा है। पहला पद तो ए दिया है, देखिए पहला पद ए दे रखा है हमारे पास, पहला पद ए, और जो हमारा डिफरेंस है मतलब डी जो है वह कितना है, ए माइनस बी माइनस ए, यानी माइनस बी आ रहा है। और टी 10 दे रखा है, कितना 20 दे रखा है, तो यहाँ से निकालिए ए प्लस एन, एन कितना है आपका, एन है 10, तो 10 में से एक घटा लीजिए, इंटू डी, डी कितना है माइनस बी, इक्वल कितना दे रखा है टोटल 20। तो ये 9 थोड़ी ए है ना, ये ए है, ए प्लस इसमें से घटेगा तो ये 9, ये माइनस में बी, इक्वल है 20। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, ए और ये माइनस में करोगे तो माइनस 9b इक्वल 20, ये आ गया आपके पास। इसे आप इक्वेशन 1 ले लो, क्या है ए माइनस, ये ए है ठीक है, ए माइनस 9b इक्वल कितना है 20। अब क्या कह रहा है, ये T10 का बात था ठीक है ना, अब जब इसका 20वां पद के लिए बात किया जाए तब निकालते हैं इसका, ठीक है। ए तो ए ही रहेगा, प्लस में n माइनस 1 इंटू डी इक्वल कितना दे रखा है ये, तो इसकी वैल्यू 10 दे रखा है, ए का ए रहेगा, प्लस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 में से एक घटाइए तो 19, और डी की वैल्यू कितनी है तो माइनस बी है, इक्वल 10 है, ए और माइनस हो जाएगा 19, बी इक्वल 10, ये इक्वेशन 2 ले लो। अब इक्वेशन 1 और 2 में आप देखोगे तो क्या इक्वलिटी आएगी, तो 1 में से 2 को घटा दो, तो 1 में से 2 को घटा देंगे हम तो क्या बच जाएगा हमारे पास, देखिए 1 वाली क्या थी, तो ए माइनस 9b इक्वल 20 था, यही ना था, तो ए में से बी को घटा दो, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 19 में से 9 जाएगा तो 10b इक्वल, इसमें से घटेगा तो 10, 0 से 0 यानी b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू 1 आ गया, b का वैल्यू कितना आ गया 1 आया, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो दिया है d इक्वल क्या है, d इक्वल माइनस बी है, तो यहाँ पे -1 इक्वल डी, यानी d का भी वैल्यू क्या आ गया -1 आ गया। अब देखिए कोई भी इक्वेशन में आप d का वैल्यू रखिए, वहां से हम a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो a इक्वल 20, a इक्वल 20 प्लस ए बी, 20 प्लस 9 इंटू बी का वैल्यू कितना है 1, और a का वैल्यू ये 9 है, 20 या प्लस 9 यानी 29, कितना है 29, हमें फाइंड करना है टी एक्स की वैल्यू, टी एक्स वाली, तो a प्लस एक्स माइनस 1 इंटू डी, चलिए यहाँ पे रखिए, इसका वैल्यू 29 है, प्लस एक्स की वैल्यू तो एक्स ही रहेगा -1 इंटू डी की वैल्यू -1 है, 29 ये मल्टीपल कर देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा -x, और ये आ जाएगा माइनस माइनस +1, और ये इसमें से एक जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 30 -x, यानी टी एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितने हो जाएगी 30x माइनस एक्स। देखिए 30x माइनस एक्स कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर डी होगा। कह रहा है क्या, सेना का एक जनरल जो है 36,562 सैनिकों से एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है, व्यवस्था के बाद कुछ सिपाही बचे थे, है ना, तो कितने सैनिक बचे थे ये हमें बतानी है। तो कितने सैनिक बचे थे, सीधे से आप क्या कर लीजिए 36,562 का आप एक वर्गमूल निकाल लीजिए, ठीक है। तो चलिए वर्गमूल निकाल लीजिए 36,562, और जितना रिमाइंडर बच जाएगा ना वो क्या बचेगा, उसमें से हमें क्या करना होगा, तो जो शेष बचेगा वही वर्ग बनाने के लिए शेष सैनिक होंगे, तभी तो शेष बचा ना। चलिए आपको आता होगा बनाने, ऐसे करके 1 टाइम्स में 1 2 6 5 होगी, 2 से करिए 9 टाइम्स में 9 9 जा 86 और 2, तो कितना आ जाएगा 4 6 2 18 कैरी 1, तो ये आ जाएगा 3 आएगा ना 3, हाँ ये करेंगे 1 टाइम्स में 1 से, तो कितनी आ जाएगी
381 आएगी। यहाँ पे लिखना बोले 191। तो ये देखिए कितना आ रहा है आपके पास, यहाँ पे घटा दीजिएगा तो 1, इसमें से घटाइए तो 1, ये कैंसिल, यानी कितना रिमाइंडर बचेगा 81। 81 और रहता ना तो ये पूरी तरह से फुलफिल हो जाता ना, तो यानी कितने सैनिक बच गए थे अब, मात्र उसके पास 81, 81 सैनिक बच गए थे। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। कह रहा है पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 4 गुना था, 4 गुना है, ठीक है। 5 साल पूर्व पिता की उम्र पुत्र के उम्र का 5 गुना था, तो पिता का उम्र हमें बताना है, वर्तमान वाली क्या है। तो मान लेते हैं वर्तमान में पुत्र का उम्र x है और पिता का 4x। चलिए यहाँ पे लेते हैं सन और फादर, ठीक है। सन का कितना है x और इनकी 4x। अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न चलेंगे हम लोग, तो 5 जो है 5 गुना हो जाता है कि इनका 5 साल पहले उम्र, इसका इनके बेटा का उम्र, किन से, तो इनसे 4x माइनस 5, 5 साल पहले। अब सीधे मल्टीपल करिए, 5x माइनस 25 इक्वल हो जाएगा 4x माइनस 5। ये 5x में से सर घटा लीजिए यानी x, और ये उधर जाके जुटेगा यानी 20, x की वैल्यू 20, मतलब उनके बेटा का उम्र कितना था 20, तो इनका खुद कितना हो जाएगा 20 चौका 80, है ना। तो आंसर देखिए 80 है क्या हमारा, ऑप्शन नंबर, आप देख रहे हैं सी राइट आंसर आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 80 वर्ष होंगे इनके पिता। अगला देखिए, कह रहा है विक्रम ने बिंदु आर से चलना शुरू किया, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ पे आर है, यहाँ से चलना शुरू किया विक्रम और सीधे 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। यहाँ से 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर बाएं मुड़ गया और 2 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ा 2 किलोमीटर मतलब नीचे की तरफ 2 किलोमीटर चला, और फिर जो है बाएं मुड़कर वो सीधे 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ से कहाँ मुड़ता है, तो बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, मतलब अंदर चलता है 4 किलोमीटर। अब वह आर से किस दिशा में है, यहाँ से जो है यह किस दिशा में है ये बताना है। आर से किस दिशा में है बता दीजिए। तो सीधे देखिए आप यहाँ से ऐसे देखना है, यानी क्या होगा दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी बनेगा, दक्षिण पश्चिम। अगला प्रश्न देखिए, क्या बोला, इसमें दी गई आकृति कितने त्रिभुज है, इसमें आपको काउंट करने होंगे और कितने त्रिभुज हैं सो बताने होंगे आपको। तो टोटल आप काउंट करोगे ना, टोटल आपके 19 त्रिभुज आएंगे, है ना। तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर बी बनेगा, 29 और 19 बनेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का हमें चयन करना है। पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन है, कांग्रेस क्या बनेगा बताइएगा। पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन तो कांग्रेस, तो क्या बनेगा ये, देखिए यह जो है पार्लियामेंट का है ग्रेट ब्रिटेन का, ग्रेट ब्रिटेन की सांसद का नाम है, तो कांग्रेस यूएसए का। आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ए होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है क्या, मट्टन चेरी महल कहाँ पर स्थित है, ये बताना है आपको। मट्टन चेरी महल जो है कहाँ पे स्थित है, तो आंसर क्या बोलेंगे आप, आंसर बोलेंगे आप केरल में है। कहाँ पे है, केरल में, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी है। यह जो है केरल शैली की वास्तु का एक अच्छा उदाहरण है, जिसे जो है औपनिवेशिक काल का प्रभाव है। इसे डच पैलेस भी कहा जाता है, अच्छा पुर्तगालियों द्वारा, क्योंकि यह जो है मरम्मत का कार्य डच के हाथों हुआ है इसलिए। अगला देखिए, कह रहा है एक विद्युत हीटर जो है 2 सेकंड में 200 जूल कार्य करता है। यदि उस सर्किट में 2 एम्पियर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध पता करें। तो चलिए, उस हीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो आपको पता है हीटर का होता है H इक्वल आई स्क्वायर आर टी होता है ना, H इक्वल आई स्क्वायर आर टी होता है। तो हमें हीट फाइंड हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, यानी आर। तो आर इक्वल क्या हो जाएगा, 200 दिया हुआ हमारे पास, ठीक है। 200 क्या है जूल, बट्टे कितना एम्पियर है, तो ये 4 2 यहाँ पे हो जाएगा 8, काटिए इसको, 8 2 16, 4 8 5 यानी कितने आ जाएंगे, टोटल 25 जो है ओम आ जाएगा। तो आंसर क्या बन गया हमारा, राइट आंसर ऑप्शन डी बन गया। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है क्या कि एक घर में बिजली के उदाहरण जुड़े होते हैं, किससे किसमें जुड़े होते हैं, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, यह समानांतर में जुड़े होते हैं, आंसर बनेगा बी।
घर में जो होते हैं बिजली के उपकरण हमेशा समानांतर क्रम में जोड़े होते हैं, क्योंकि समानांतर क्रम में जोड़ने पर परिपथ का प्रतिरोध जो होता है क्या होता है, घट जाता है, जिसमें प्रतिरोध में अधिक धारा का प्रवाह बना रहता है। अगला है कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है। यदि वह वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो वस्तु का विस्थापन होता है। तो वस्तु का विस्थापन क्या होता है बताइएगा। जब 2 पूर्ण वृत्ताकार चक्कर के बाद पुनः जो पूर्ववर्ती स्थान पर आ जाता है, अतः कुल विस्थापन जो होगा क्या होगा, वो 0 होगा, है ना। परंतु वस्तु द्वारा तय किया गया दूरी कितना होगा, 2πr होगा। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। यहाँ पे शून्य होगा। शुरू और अंत बिंदु के न्यूनतम दूरी का विस्थापन कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, जबकि दूरी एक क्या है, अदिश राशि है। अगला देखिए, एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरता है ना, धरती से टकराने में लगने वाला समय उसको कितना होगा। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास दे रखा डिस्टेंस यानी एस दे रखा है। चलिए यहाँ पे बनाते हैं हम लोग। एस कितना दे रखा है हमारे पास, तो एस दिया है 16 मीटर, ठीक है, ये हाइट है। और यू कितना है, तो यू इसका जो है, यू इसका दिया हुआ है 0, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो इसका ग्रेविटी से है वो कितना है, तो इसका है 9.8 मीटर पर सेकेंड है नीचे गिरते हुए। और गति की द्वितीय नियम के अनुसार जो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे। तो चलिए रखते हैं यहाँ पे 16, यू तो 0 है मेरा, टाइम टी रखेंगे प्लस हाफ ऑफ ए कितना है हमारा 9.8 और टी कितना है हमारा, तो टी स्क्वायर। चलिए यहाँ पे बनाते हैं हम लोग। तो टी और 0 में गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, इसको काटिए आप, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4.9 आएगा, यानी 16 इक्वल 4.9 टी स्क्वायर आ गया। अब इसको आप डिविजिबल में ले सकते हैं, 16/4.9 इक्वल में टी स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर हट जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा ना। या फिर इसे रूट में ना करिए, अभी इसे हम लोग और ब्रेक करके देखते हैं, क्या इससे और छोटा होगा। यहाँ पे 10 डालिए, क्या इससे छोटा होगा, तो देखते हैं हम लोग 7 से तो कोई कटेगा नहीं है, तो इसको डिविजिबल ही कर देते हैं, सीधे डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये 3.26 आ जाएगा, है ना। 3.26 आप डिवाइड करोगे तो 3.26 जो 326 होती है वो किसके स्क्वायर होता है, वो 18 का होल स्क्वायर होता है, 18 का होता है। 18 गुने 18 करोगे तो ये आ जाएगा 326, है ना। 326 324 आता है, ठीक है, ये 26 है, उसके अप्रोक्सीमेटली हम लोग ले सकते हैं ना, 26 को 24 ले सकते हैं, क्योंकि इसके आसपास में और कोई दिख नहीं रहा है, तो 18 हम लोग ले सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली जो है हमारा 18 जो है समय लगेगा, कितना 1.8। तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर बी बनेगा। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान जो है बंगाली विद्वान कौन थे, बताइए कौन थे। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा सीलभद्र। कौन थे, सीलभद्र थे, आंसर बनेगा राइट आंसर डी, सीलभद्र। चीनी यात्री जो है थे कौन, इत्सियांग जो थे, युआन वित्संग ने नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय का अध्ययन किए, उसने सीलभद्र से योग शास्त्र का अध्ययन किया था। एक अन्य चीनी यात्री इत्सियांग, वो जो 670 ईस्वी में नालंदा आए थे। नागार्जुन जो है वसुबंधु नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध शिक्षक थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे, तो पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक हर्यक वंश के राजा, उनका नाम था उदयन थे। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 5वीं सदी ईसा पूर्व में मगध के शासक अपनी राजधानी राजगीर से कहाँ पे, पाटलिपुत्र लेकर आए थे। और चौथी सदी ईसा पूर्व में मौर्य शासकों की राजधानी कहाँ, पाटलिपुत्र थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था कहाँ पर,
कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो यह हुआ था कहाँ? WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में हुआ था। तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी। कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। एओ ह्यूम जो है कांग्रेस के संस्थापक और उसके प्रथम सचिव थे। पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल जो है कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था कब? 776 ईसा पूर्व में। आंसर बनेगा ये 776 ईसा पूर्व में यूनान के जो है ओलंपिक शहर में शुरू हुआ था। यह पहली बार यह खेल जो है ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया। बाद में जो है रोम के राजा थियोडोसियस ने इसकी योजना को रोक लगा दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। तो निम्नलिखित में से कौन सा नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है? कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है? तो आंसर क्या बनेगा आपका? देखिए यहाँ पे जय हिंद। कौन दिया गया है? जय हिंद नारा किन के द्वारा दिया गया है? तो यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और इनकलाब जिंदाबाद यह दिया गया भगत सिंह के द्वारा। जय जवान जय किसान यह दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। आंसर आपका सी बनेगा। 1905 के दौरान बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान जो है वंदे मातरम का नारा लगाया गया। वंदे मातरम गीत जो है बंगाल का तथा बाद में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरणादायक गीत बना। इस गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी और इसे जो है राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आंसर बनेगा बी। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत के जो है राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ के नीचे जो है सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। अगला प्रश्न देखोगे कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किया था? तो बताइए कौन किए थे 19वीं शताब्दी में? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किए थे। आंसर बनेगा राइट आंसर ए। अंबेडकर जी श्री नारायण गुरु ज्योतिबा फुले और आदि जो सुधारकों ने निम्न जाति के उत्थान के लिए उच्च जाति के प्रभुत्व के खिलाफ जो आंदोलन चलाया। BR अम्बेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना की। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की और श्री नारायण गुरु ने श्री नारायण धर्म जो है परिपालन युगम की स्थापना किए थे। नेक्स्ट देखें निम्नलिखित में से किसमें किसकी स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था? तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा आपका भारत सेवक समाज। आंसर करेक्ट बी बनेगा। भारत सेवक समाज जो है वह कौन किए थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या गोपाल कृष्ण गोखले। बॉम्बे प्रेसिडेंसी कौन के थे? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जो है स्थापना किए थे फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और बदरुद्दीन तैयब किए थे। और पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना तो इसका स्थापना MG रनाडे और चिपलूकर और जोशी किए थे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। तो अगली प्रश्न हमारा क्या है? और जमींदारों का समाज जो है द्वारकानाथ टैगोर मतलब लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? जमींदारों के समाज तो यह किए थे द्वारकानाथ टैगोर। कलकत्ता की लैंड होल्डर्स सोसाइटी देश का पहला राजनीतिक संगठन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज। क्या दिया हुआ हमारे? वन हु वॉक्स इन स्लीप। कहने का मतलब क्या है? वह जो नींद में चलता रहता है। उसके लिए कौन सा उपयुक्त वर्ड होगा? तो उसके लिए होगा वर्ड सोमेलुबिलिंस। क्या बनेगा इसके लिए? सोमनाबुलिट्स। आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। मतलब निंद्राचर है ना। और इसका मतलब होता है सोमनी लोक्यूट्स मतलब होता है स्वार्थवादी बोल रहे हैं नींद में बोलने वाला है ना। सोमनी लोक्यूट्स मतलब होता है नींद में बोलने वाला है ना। इगोइस्ट मतलब होता है ये स्वार्थवादी है ना। और ऑल्ट्रिस्ट मतलब होता है परोपकारी।
और हमें आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, तो आंसर बनेगा सोमनाबुलुस्ट। सोमनाबुलुस्ट होगा जो क्या नींद में चलते हैं, आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है क्या, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें साइनोनिम बताना है किसका, कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस का हमें साइनोनिम, तो कोइंसिडेंस मतलब होता है क्या, संयोग होता है ना, तो इसका समानार्थी क्या बनेगा, एक्सीडेंट बनेगा, यानी आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर बताइएगा। तो आंसर बनेगा हमारा इंसिडेंट, इसका साइनोनिम, या इंसिडेंट है ना, क्या बनेगा, इंसिडेंट। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका मतलब ही वही होता है। और एंसेंट मतलब तो आपको पता है, एंसेंट मतलब उच्चारण करना। एक्सटेंट मतलब क्या होता है, लिमिट, रेंज होता है, मतलब बॉर्डर, क्षेत्र, सीमा होता है। और चांस मतलब तो जानते ही हैं, चांस मतलब अवसर होता है। अगला क्वेश्चन देखें कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन आइटम। क्या है आइटम, हैविंग अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर डैश। ये हमारा दिया गया है आइटम्स है ना, क्या है, हैविंग अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर। तो देखिए इसका मतलब होता है क्या है कि किसी के प्रति जो है विशेष प्यार या चाह होना है ना, तो इसके लिए आंसर क्या बनेगा हमारा, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बीइंग फॉन्ड ऑफ। बीइंग फॉन्ड ऑफ बनेगा, बीइंग फॉन्ड ऑफ, तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसका मतलब भी वही होता है कि मतलब किसी के प्रति विशेष चाह या प्यार होना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हमारा कि ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो फाइंड द वन दैट बेस्ड फर्स्ट इनटू फर्स्ट इनटू द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्या है, रिप रिप मैंगोज हैव स्टार्टेड टू डैश। आंसर बताइएगा। तो आंसर क्या बनेगा, मतलब पके आम गिरने लगे हैं, तो इसके लिए क्या होगा, मतलब फॉल ऑन, नीचे गिरने लगे ना, तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर फॉल ऑफ होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे फॉल इन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, फॉल इन मतलब होता है सहमत होना, और फॉल आउट मतलब होता है झगड़ा करना है ना। फॉल बैक मीन्स होता है पीछे हटना, और इसका मतलब होता है फॉल ऑफ मतलब अलग होना या गिरना। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड्स। क्या है, डिसीव। डिसीव का हमें बताना है एंटोनिम क्या हो। डिसीव मतलब होता है क्या है, तो इसका मतलब होता है धोखा देना, तो इसका एंटोनिम उल्टा क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका उल्टा हो जाएगा हमारा, आप बोल सकते हैं सपोर्ट करना है ना। करेक्ट आंसर बनेगा ए, सहयोग करना। अगला देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस विद द सुटेबल अल्टरनेटिव गिवन बिलो। क्या है हमारे पास, देखिए कह रहा है स्वाति इज जेंटल, हर सिस्टर डैश इट। आंसर क्या बनेगा इसका, हर सिस्टर डैश इट, द हर सिस्टर्स शुड हैव बीन डन। आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, मतलब उसकी बहन को भी वैसा ही होनी चाहिए। स्वाति तो क्या है, तेज है ही, जेंटल है ही, और उसकी बहन को भी वैसा ही होनी चाहिए, तो आंसर डी बनेगा। अगला है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या दिया है, अ पर्सन हु हेल्प्स विलिंगली विदाउट बीइंग पेड फॉर इट। तो आंसर क्या बनेगा इसका, आंसर बनेगा इसका बताइए, मतलब वह व्यक्ति जो स्वेच्छा से बिना किसी मजदूरी का दूसरे के लिए काम करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे स्वयंसेवक कहते हैं, यानी वॉलंटियर बोलते हैं। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर नंबर बी बनेगा, वॉलंटियर। अगला प्रश्न देखें, कह रहा फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो द सेंटेंस। क्या दिया है हमारे पास सेंटेंस, ऑन अकाउंट ऑफ ओवर वर्क ही इज a डैश, ही इज डैश। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, ही इज डाउन, ही इज क्या बनेगा यहाँ पे, रन्स डाउन है ना। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब हो जाएगा क्या, कि ज़्यादा काम के कारण वह क्या हो जाता है, थक जाता है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, और रन डाउन होगा है ना। तो आंसर बन जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला देखिए, इनमें से कौन जो है अलवार महिला संत है, कौन है अलवार महिला संत। तो आंसर बनेगा अंडाल। कौन है, अंडाल होगा यहाँ पे। वे दक्षिण भारत की प्रसिद्ध जो है वैष्णव अलवार संत थी, जिन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटि भाग का जो है हमें चयन करना है।
उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुआ। तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है कि है इसमें त्रुटि, तो इसमें त्रुटि है। तो वो कौन सा भाग में है? तो वो भाग सी में है, दुख और क्षोभ हुआ, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ तो सी बनेगा। अब देखिए इसमें क्या त्रुटि है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे क्या दुख और क्षोभ हुआ। तो होना क्या चाहिए था, यहाँ पे क्रिया का रूप जो है एक वचन में होगा, इसलिए यहाँ पे क्षोभ हुए, है ना। क्षोभ हुए की जगह पे क्षोभ हुआ, क्या होगा, क्षोभ हुआ आएगा यहाँ पे। तो आंसर नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अगला देखिए, जो सब कुछ जानता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है, जो सब कुछ जानता है उसके लिए कौन सा वक्त आएगा वाक्य? सर्वज्ञ। आंसर बनेगा बी। निम्नलिखित वाक्य को जो है कर्म से लिखिए। निम्नलिखित वाक्य को हमें क्या करना है, क्रम से लिखना है। तो चलिए क्रम से लिखते हैं हम लोग। पहले क्या आ रहा है देखते हैं हम लोग। सबसे पहले एक कौवा को प्यास लगी, कौवा को प्यास लगी और बगीचे में उसने एक घड़ा देखा। बगीचे में उसने घड़ा देखा, घड़ा में पानी बहुत नीचे था। कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ए। तभी तो पानी पी पाएगा ऊपर आएगा। तो आंसर ए बन जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है समानार्थी शब्द का चयन हमें करना है। क्या दिया गया है, नियति। नियति का समानार्थी क्या होगा, नियति का भाग्य होगा। आंसर बनेगा डी, नियति का जस्ट समानार्थी भाग्य होगा। अगला देखिए, रिक्त स्थानों को हमें पूर्ति करना है। क्या दिया है कि देवानंद का काम के प्रति जो है लगन और निष्ठा डैश है। क्या है बताइएगा, तो अनुकरणीय है। क्या है, अनुकरणीय है। आंसर डी बनेगा, यानी प्रशंसनीय होगा। अगला प्रश्न देखिए, असंगत यानी बेमेल शब्द का हमें चयन करना है। कौन है इसमें बेमेल, बताइए। तो इसमें है नख। नख मतलब क्या होता है, नाखून। यह निष्क्रिय अंग है ना। पाँव, नेत्र और हाथ तो ये सब क्रिय, लेकिन नाखून क्या है, यह कोई काम नहीं करता नाखून। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है? कौन मच्छर जनित रोग नहीं है बताइए। तो आंसर क्या बनेगा इसमें, जैसे देखिए डेंगू बुखार जो है यह मच्छर डेंगू वायरस से होता है, ठीक है। और मलेरिया, मलेरिया जो है मादा एनफ्लूएंजा मच्छर से होता है। फाइलेरिया, फाइलेरिया जो है यह मच्छर काटने से होता है, जो पैरासाइट से होता है। और नींद की बीमारी, यहाँ पे जो है नींद की बीमारी यह सेटेस कीस्ट मतलब प्रोटोजुआ से होता है ना। तो आंसर क्या बन रहा है हमारा, राइट आंसर सी बन रहा है। यह नींद की बीमारी जो होती है सेटसे कीट से होता है, जो प्रोटोजुआ से होता है ना। तो आंसर सी बन गया। अगला प्रश्न पे कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें जो है प्रतिरक्षी गठन होता है? किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है? तो ये होता है रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं में होता है। आंसर बनेगा सी, जो एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी शरीर का रोग जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करता है। आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं हैं, इसे मौजूदा हेमोग्लोबिन रक्त के लाल वर्णक है। आरबीसी जो है मानव शरीर में ऑक्सीजन की संवहन करता है। और व्हाइट वाला क्या करता है, यह रोग प्रतिरक्षक की काम करता है। देखिए, मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है। मनुष्य के निकटतम रिश्तेदार कौन है, बताइए कौन है। तो आंसर बनेगा आपका चिंपैंजी। कौन होगा, चिंपैंजी होगा। क्योंकि वैज्ञानिक ने यह प्रमाणित किया है कि मनुष्य के कुल 25,000 जीन में से करीब 99% जीन जो है चिंपैंजी के जीन से समान है। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बी। अब देखिए, प्रशोषित प्रशोषित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, कितना प्रतिशत होता है? तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर बी, 21% होता है। कितना होता है, 21। छोड़ते जो श्वास होती है वायु में ऑक्सीजन का मात्रा कितना होता है, 16% लगभग होता है। किसके जो है किसके भक्ति परक गीतों का जो है संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? बताइएगा आंसर क्या बनेगा। तो आंसर बनेगा आपका करेक्ट आंसर अभंग नाम से प्रसिद्ध है। किस भक्ति परक गीत का संकल्प, यह महाराष्ट्र के जो है वारकरी संप्रदाय के संतों के द्वारा, महाराष्ट्र के जो है वारकरी संत के द्वारा 13वीं शताब्दी में मराठी भाषा में हिंदू भगवान विट्ठल के स्तुति में गाया गया छंद, यह संत जो है नामदेव जी के द्वारा संकलित किया गया है। बीजक जो है साखी शब्द कबीरदास की प्रमुख रचना है।
अगला प्रश्न देखिए, हमें त्रुटि भाग को चयन करना है इसमें। तो आइए देखते हैं, हम लोग वाक्य को पढ़ते हैं और गलत को चुनते हैं। क्या है, कह रहा है सह शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है तो लड़कियां की आवश्यकता क्यों नहीं समझ सकेगा, और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी। और डी में क्या है, कोई त्रुटि नहीं। तो बताइए क्या आंसर बनेगा इसका। तो इसका आंसर बनेगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा यहाँ पे। और स्त्री जो है अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकती है। तो देखिए ये कैसे होगा, यहाँ पे एक साथ क्या किया, अध्यापिका का एक साथ स्त्री एवं अध्यापिका, अब देख रहे हैं ना, स्त्री एवं अध्यापिका दोनों का प्रयोग किया गया है के साथ, जो गलत है क्योंकि अध्यापिका स्त्रीलिंग होता है। अतः वाक्य में दोनों में से जो है कोई एक ही होगा ना, या तो अध्यापिका नहीं तो स्त्री होगा यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मतलब गलत है वहां पे। अगला देखिए, कह रहा है पसीने की ग्रंथियां डैश की त्वचा में सबसे अधिक संख्या होती है, किसमें होता है बताइएगा। तो आंसर बनेगी हाथों की हथेली। आंसर बनेगा राइट आंसर डी, हाथों की हथेली। हथेली एवं तलवे, हथेली एवं हाथों की हथेली कहने का यहाँ पे मतलब हाथों की हथेली भी हो जाएगा और तलवे भी हो जाएगा, जो पाँव वाली है। तो आंसर नंबर यहाँ पे डी बनेगा। मानव शरीर में पसीने के प्रमुख अवयव जो है NaCl होता है, लैक्टिक अम्ल तथा यूरिया होता है। पसीने जो है शरीर को ठंडा करने के कार्य करता है। पसीना जो है शरीर से अवशिष्ट पदार्थ के निष्कासन में भी मदद करता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका शरीर की जो है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है, कौन है। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा राइट आंसर रिक्तिका के द्वारा संतुलित किया गया है। कौन है यह, टिंगिडिस। क्या है, कोशिका की टिंगिडिस जो है रिक्तिका के द्वारा संतुलित किया गया। रिक्तिका पादप कोशिका का एक प्रमुख भाग है, जो क्या किसके द्वारा पाया जाता है, यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है दोस्तों, तो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वैक्यूलस रिक्तिका उसी को कहते हैं हिंदी में, और वैक्यूलस इंग्लिश में कहते हैं। अगला देखें, कह रहा है कि जिस उक्त की कोशिकाएं पतली भित्ति होती है, जिस उत्तक की कोशिकाएं जो है पतली भित्ति वाली होती है, जीवित और कोमोबेस है ना, आइसोडायमेट्रिक होती है, और जिसमें अंतः कोशिकीय स्थान होती है, उसे क्या कहा जाता है, बताइए उसे क्या कहा जाता है। तो आंसर बनेगा इसका पायरेकाइना, पायरेकाइमा कहा जाता है, पैरेनकाइमा। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पैरेनकाइमा। उत्तक की कोशिकाएं जो है पतली भित्ति वाली, जीवित, कामावेश और आइसोडायमेट्रिक होती है। इस कोशिका में जो अंतः कोशिकीय स्थान होता है, यह जाइलम में एक जीवित कोशिका होती है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, क्या है कि निम्नलिखित में से सही कथन का हमें चयन करना है। तो आइए हम लोग सही कथन को चयन करते हैं। चलिए, तो इसमें आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना होगा, उसके बाद पता चलेगी। कह रहा है सभी कोशिकाओं में से एक जो है कोशिका भित्ति होती है, सभी कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होती है, बिल्कुल नहीं। गोल्जी काय जो है, गोल्जी काय तंत्र जो है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। क्या केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, बिल्कुल नहीं, यानी दो अभी तक कैंसिल हो चुका है। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या बन गया, राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है क्या निम्नलिखित में से किस या फिर किन अणु या अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है, किसकी होती है बताइए। तो देखिए यह सिर्फ और सिर्फ इसकी होती है, फ्लोरीन की। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा डी, फ्लोरीन का होता है सिर्फ और सिर्फ। आणविक संरचना पिंजरे जैसी होती है। फ्लोरीन जो है परमाणु की संरचना में कार्बन को जो है षष्ठ भुजाकार एवं पंच भुजाकार संरचना आपस में जुड़कर एक पिंजरे जैसी गोलाकार फुटबॉल की तरह संरचना का निर्माण कर देता है। फ्लोरीन जो है एक लौह चुंबकीय होता है। कार्बन के 3 अपरूप है, कौन कौन, हीरा, ग्रेफाइट है ना, और फ्लोरीन है। अगला प्रश्न देखिए, बोल क्या रहा है, भी की ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी इकाई क्या है, हमें बतानी है। तो क्या हो जाएगा,
आपको पता है कि वेग समय ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है ना, तथा दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा बी, मीटर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक जो है समांगी मिश्रण का उदाहरण, कौन है समांगी मिश्रण का उदाहरण बताइए। तो आंसर बनेगा नमक का घोल जो है एक समांगी मिश्रण है, आंसर सी बनेगा यहाँ पे। ऐसा मिश्रण जिसमें विलय तथा विलायक समान रूप से एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, फैले रहते हैं, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। इस मिश्रण के जो है, इस मिश्रण में विलय तथा विलायक को अलग अलग देख पाना संभव नहीं होता है ना। और प्रदूषित वायु तथा गंदा जल जो है विसमांगी मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, आपको बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है क्या, बताइए क्या होता है, हमें बताना है कौन सा सही है ना। तो अब देखेंगे इसमें सही कौन है, तो आंसर इसमें आएगा सी, जलायोजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर यहाँ पे सी बनेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है CaSO4 इंटू हाफ ऑफ H2O जल योजन करके अर्ध हाइड्रो बनाता है। हाफ ऑफ H2O से दो हाइड्रा 2H2O बनकर क्या होता है, जमता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम निकलता है। अगला देखिए, क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका या फिर किनका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है, किनका किया जाता है बताइएगा। तो आंसर बनेगा इनमें से सभी का, पैराफिन, ग्रेफाइट और भारी जल का। तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी होगा यहाँ पे। वह पदार्थ है जिसका प्रयोग जो है न्यूक्लियर फिशन में न्यूट्रॉन को कम करने के लिए किया जाता है, उसे मंदक कहते हैं। मंदक किसी भी कंट्रोल्ड चेन रिक्त स्तंभ रिक्त रिक्त तसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और न्यूक्लियर जो है फिशन में एक बड़ा परमाणु नाभिक टूटकर दो छोटे परमाणु नाभिक में बदलता है तथा जो है अपार ऊर्जा का निकास होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, क्या है, निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकरण एजेंट क्या है, ये आपको बताना है। ऑक्सीकरण एजेंट क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि जो H प्लस आयन दे रहा है, H प्लस आयन ले रहा है ना, H3 प्लस आयन क्या कर रहा है, यह भी ले रहा है, और O2 प्लस 4 यह दे रहा है। इसमें आर्सेनिक की जो है ऑक्सीडेशन है ना, और संख्या 3 से जो है शून्य में हो जाता है, अतः यहाँ पे अवकरण अभिक्रिया है। तो इसलिए हमारा क्या होगा, HaSO2 का एक ऑक्सीकारक कार्य कर रहा है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन एक जो है उपधातु है, आपको बताना है। उपधातु कौन है, तो ये देखेंगे आप, एक धातु है, ये भी एक धातु, ये भी एक धातु, बट यहाँ पे क्या है, एक यह उपधातु है। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा डी करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पे। सोडियम जो है एक उच्च क्रियाशील वाला धातु है, लोहा जो है एक मध्यम क्रियाशील वाला है, तांबा जो है नोबल मेटल धातु है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्प में से संबंधित चयन हमें करना है सबसे अलग। तो देखिए क्या है, नोवेल्टली, नोवेल्टली है ना, नोवेल्टली, और क्या है, ओल्डनेस, और यहाँ पे है न्यूनेस। तो अगला आंसर क्या बनेगा इसका, देखिए इसका नोवेल्टी मतलब होता है नवीनता, इसका विपरीत दिया है ओल्डनेस मतलब प्राचीनता। इसी प्रकार जो है न्यूनेसली इसका मतलब है नयापन, तो इसका जस्ट ऊपर विपरीत क्या होगा, एंटीक्विटी मतलब प्राचीन काल। तो क्या बनेगा, एंटीक्विटी। आंसर बनेगा राइट आंसर डी होगा। 1919 में घटित जालियांवाला बाग नरसंहार कांड का जो है दोष ब्रिटिश सेना के किस जनरल पर था, किस जनरल पे था, तो इसका नाम था डायर था, जनरल डायर पे था। आंसर ए बनेगा, जनरल डायर पे था। जनरल डायर जो था, यह जनरल डायर ने सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरुद्ध में ही हो रहे जनसभा के जो है अंधाधुंध गोलियां चलवाया था, और इसमें बहुत लोग मारे गए थे। अतः इस कांड का दोष जो है जनरल डायर पर था, और इस समय जो है पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर था, और इसको उधम सिंह जाके मारे थे। अगला देखिए, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। आंसर सी बनेगा। 1913 में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, एशिया का प्रथम विजेता साहित्य में से है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा है, तो हम्पी नहीं है, लुम्बिनी तो ये
बुध वाली है, क्वेश्चन नहीं है, आंसर बनेगा धौलावीरा। धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित जो यह शहर है जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, तो आंसर बनेगा ए। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब होता है? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में किया जाता है, आंसर बनेगा राइट आंसर डी 1992। 1992 में किया जाता है। इस आयोग का जो है पहला अध्यक्ष किनको बनाया गया था? तो जानकी पटनायक को बनाया गया था। वर्तमान में कौन है? रेखा शर्मा इस आयोग के अध्यक्ष है, महिला राष्ट्रीय आयोग के। अगला है, सरकार ने 2023 से 24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितना प्रतिशत वृद्धि की घोषणा किया है? कितना प्रतिशत किया है? तो 66%, आंसर बनेगा ए 66% किया है। अगला है, बजट 2023 से 24 में 2 साल के लिए जो है 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिला के लिए नई बचत योजना शुरू की गई है। योजना का नाम क्या है? योजना का नाम है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र है, आंसर बनेगा बी महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, आंसर बी बन जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है क्या हमारा, देखेंगे आप, तो बोल रहा है इसमें क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है रेडियो जीपीटी, आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। विश्व का सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म है, यह अमेरिका के क्लीलैंड शहर में शुरू किया गया है। इसे ऑडियो स्थित मीडिया कंपनी जो है फ्यूचरी के द्वारा विकसित किया गया है। अगला है, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, बताइए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आंसर क्या बनेगा राइट आंसर हमारा इसमें अर्जुन पुरस्कार है ना, उत्कृष्टता के क्षेत्र में, आंसर बी बनेगा। सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो 1961 से 1961 से शुरू किया जाता है। यह पुरस्कार तो विजेता खिलाड़ी को 15 लाख रुपया नगद दिए जाते हैं। मूर्ति देवी पुरस्कार जो है भारत ज्ञानपीठ पुरस्कार के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, मूर्ति देवी पुरस्कार। पहला पुरस्कार जो है यह 1983 में, कब? 1983 कन्नड़ भाषा के साहित्यकार को दिया गया। वर्ष 2019 के लिए यह पुरस्कार हिंदी साहित्यकार विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को दिया गया। और जमनालाल बजाज पुरस्कार के बारे में जानते हैं, यह जो है 4 विभिन्न श्रेणी में दिया जाता है। भारत के बाहर गांधीवादी विचारों के मूल्य के प्रसार के लिए, फिर रचनात्मक कार्य के लिए है ना, ग्रामीण विकास हेतु और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए, और महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण एवं विकास जानकी देवी पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना जमनालाल बजाज फाउंडेशन के द्वारा 1978 में, कब? 1978 में किया गया था। और टैगोर पुरस्कार, तो टैगोर पुरस्कार यह जो है भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा संस्कृति सद्भावना के लिए दिया जाता है, यह पुरस्कार टैगोर पुरस्कार। अगला प्रश्न देखिए, किस ओलंपिक खेल से जो है मशाल रिले प्रक्रिया शुरू किया गया था? तो बताइएगा आंसर क्या बनेगा? 1936 में, 1936 के बर्लिन से हुआ था शुरू, आंसर बनेगा राइट आंसर सी। ओलंपिक खेल में मशाल रिले का प्रक्रिया शुरू किया गया था। जर्मनी के जो है डॉक्टर कार्ल डायम के सुझाव पर जो है मशाल रिले ओलंपिक से खेल के स्थल तक आयोजित किया गया। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक मशाल प्रज्वलित किया गया था। और आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन पहली बार जो है कब किया गया था? तो 1896 में एथेंस यूनान में किया गया था सबसे पहली बार। बैक्टीरिया का खोज सबसे पहले किसने किया था? बताइएगा, बैक्टीरिया का खोज सबसे पहले कौन किए थे? तो बैक्टीरिया का खोज किए थे A.V. लाउवेनहोक, A.V. लिवेनहोक किए थे, आंसर बनेगा ए बैक्टीरिया खोज। इन्हें माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहते हैं। यह एक जो है डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन जीती है? इनका नाम क्या है? यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। IBA महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में 4 महिला जो है मुक्केबाज ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। उसमें से कौन है? तो नीतू धनधास जो है यह भिवानी हरियाणा ने जो 48 kg में वर्ग में स्वर्ण पदक जीती है। निखत जरीन जो है यह 50 kg के वर्ग में क्या है स्वर्ण पदक जीती है। लवलीना बुरगेहन 75 kg वर्ग में स्वर्ण पदक,
और स्वीटी बूरा जो है यह 81 किलोग्राम के जो है 81 kg के वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो आंसर नंबर बनेगा राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी रेड फ्लैग। भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच जो संयुक्त अभ्यास का नाम है रेड फ्लैग, भारत और किस देश के बीच में है? तो आंसर क्या बनेगा? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में वर्ष 2016 में रेड फ्लैग अभ्यास शुरू होता है ना। यह सैन्य अभ्यास अलास्का में अमेरिका के जो है एल्सन या फिर कहिए इल्सन एयरफोर्स बेस पर हुआ, जिसमें भारतीय वायुसेना और अमेरिका के वायुसेना और नौसेना ने भाग लिया। अगला प्रश्न देखेंगे तो क्या है? रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बताइएगा रावत भाटा किस राज्य में है? तो आंसर बनेगा आपका राजस्थान में है। रावत भाटा कहाँ पे? राजस्थान में है। और काकरापार किस राज्य में? बताइएगा काकरापार गुजरात में है। और कल्पक्कम तमिलनाडु में है। और कुंडनकुलम तो ये भी तमिलनाडु में है ना। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए क्या है लास्ट में बोला गया है कि LIC के नए ग्राहकों, एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो कौन सा ऐप है? इसका नाम है आनंद। क्या नाम है इस ऐप का? नाम आनंद नाम है ना। LIC के नए ग्राहकों और मध्यस्थों के लिए आनंद ऐप को लॉन्च किया गया। आनंद का पूरा नाम पता है क्या होता है? आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन होता है। LIC ने इस ऐप को कब जारी किया? तो आपको बता देते हैं 19 नवंबर 2020 को लॉन्च किया था। तो आशा है दोस्तों यह वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।